हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिपोर्ट के बारे में हल्का सा 5-10 मिनट के लिए हम रिपोर्ट का एक जो मेरा लास्ट क्लास में इंटरनेट अनस्टेबल होने की वजह से रिपोर्ट का एक जो एस्पेक्ट है वो जो हमसे मिस हुआ था वो हम देखेंगे और फिर हम आर्गुमेंट राइटिंग पे अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम आर्गुमेंट लिखते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को ग्रामर के बैच के बारे में बता दूं। जो यूट्यूब में ये बैच चल रहा है और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है और आप आराम से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ग्रामर का बैच हमने एक फॉर्मल कोचिंग ली हुई है, कहीं से भी ली हुई है। अब एग्जाम का वक्त आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि तो कोई टॉपिक हमसे हमारा हमें ब्रशअप करना है, कोई टॉपिक हमारा थोड़ा वीक है या कोई टॉपिक ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा है। तो आप आराम से ये बैच ज्वाइन करिए, 159 रुपीज पे करिए पर मंथ। और जो भी टॉपिक आपका नहीं हुआ है वो आप आराम से इसको इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस ये वाले जो प्लेलिस्ट है 2023 CAPF ग्रामर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, इसमें टोटल 99 वीडियोस है। टोटल वैसे 100 वीडियोस है, 99 वीडियोस पूरे ग्रामर है, वोकैबलरी है। तो सपोज आपका प्रेपोजिशन नहीं हुआ है तो आप आराम से आप प्रेपोजिशन वाला आप आराम से ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। 159 एकदम नेग्लिजिबल फीस है, कुछ है ही नहीं 159। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप मेरे चैनल के होम पेज में जाना। ओके, मैं होम पेज में जा रही हूँ, ये थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है। ये होम पेज है, ठीक है। इस होम पेज में आपको यहाँ पर ज्वाइन दिखेगा। इस ज्वाइन को आप क्लिक करेंगे तो आपको 159 रुपीज आपको पे करना है। पे करने के बाद पेमेंट उस मतलब कि सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, एक सेकेंड, ये वाला 2023 CAPF ग्रामर कंप्लीट वीडियो क्लासेस। तो ये वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये सारे वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको पूरे वीडियोस देखने हैं तो 3 महीने लग जाएंगे। और अगर आप लोग को एक दो टॉपिक एक दो चैप्टर्स आपको देखने हैं तो 159 रुपीज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ग्रामर की बुक भी अवेलेबल है CAPFreshme.com में। राइटिंग सेक्शन की भी बुक अवेलेबल है CAPFreshme.com में। वोकैबलरी की भी बुक अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अब हम रिपोर्ट पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट का एक एस्पेक्ट जो छूट गया था, जो मुझे लगता है पाथा ने मुझसे पूछा था कि ना हमें सोर्सेज लिखना चाहिए कि नहीं। रिपोर्ट के एंड में क्या हमें सोर्सेज लिखना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, आप सोर्स लिखो, आप सोर्स नहीं लिखो, दोनों में आपके मार्क्स में बढ़ोतरी घटौती कुछ नहीं होने वाली है। सिर्फ क्या होगा, आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर एक्स्ट्रा सोचोगे। ऑब्वियसली सोर्स लिखोगे तो आप ऐसे ही नहीं लिख दोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सोर्स लिखो, कहाँ से आपने ये इंफॉर्मेशन आपको मिली है। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, रिपोर्ट में आप सोर्सेज मत लिखो। कुछ फैकल्टीज हैं जो बोलते हैं सोर्सेज लिखना चाहिए या लिखना पड़ेगा, है ना, यू मस्ट राइट सोर्सेज एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। मगर मैं कहती हूँ बिल्कुल जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने भी क्लियर किया है एग्जाम, उन्होंने सोर्सेज नहीं लिखा है और एग्जाम क्लियर हुआ है। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग सोर्सेज। हमेशा याद रखना, आपका एक एक सेकंड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ऐसी चीज में अपना टाइम डिवोट कर रहे जहां पे आपको मार्क्स मतलब सोर्सेज ऐड करने से मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाला, तो ऐसा काम ही क्यों करना है हमें। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, अब हम आर्ग्यूमेंट में आते हैं। फाइन, तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग आसान है, कोई मुश्किल वाला है नहीं। मुश्किल ऐसे है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट और रिपोर्ट नहीं, इफ यू हैव गॉट द कंटेंट। क्योंकि आर्गुमेंट और रिपोर्ट में स्ट्रक्चर फिक्स रहता है। ऐसे में तो स्ट्रक्चर भी बनाओ,
कंटेंट भी इकट्ठा करो, कैटेगराइज करो। आर्गुमेंट में कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, 1 2 1 2। रिपोर्ट में कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, 3 पैराग्राफ है। ठीक है। अब हाँ, एक चीज रिपोर्ट में स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है 4 पैराग्राफ, किसी ने 5 पैराग्राफ, मुझे ध्यान नहीं है क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं बोल रही हूँ 3 पैराग्राफ है, तो आपके लिए तो कितना आसान हो गया ना 3 पैराग्राफ। फिर भी अपनी मर्जी से 4 पैराग्राफ, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। अगर मुझे कोई टीचर बोले देखो मैं तुम्हें एकदम आसान चीज बता रहा हूँ, तुम्हें घोट घोट के पिला रहा हूँ, पी जाओ, तो बस पी लो भाई, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, तो आप अपना टाइम ही किल कर रहे हो। फाइन। एनीवेज, आर्गुमेंट राइटिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन। 2 आर्गुमेंट आपको अटेम्प्ट करना है, चॉइस नहीं है। 40 मार्क्स का होता है, एक आर्गुमेंट 20 मार्क्स का। इंग्लिश में लिखना है, एक ऐसे है जिसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने क्या मीडियम रखा है, फॉर्म में फिल क्या किया है। 300 वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको आर्गुमेंट 300 वर्ड्स में लिखना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, मैं आप लोगों को 2022 का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, जस्ट वेट अ सेकंड। ये 2022 का पेपर है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहीं पे वर्ड लिमिट नहीं लिखा हुआ है। फाइन। अब स्टूडेंट्स, मैंने फिर भी लिखा हुआ है 300 वर्ड्स में लिखना। तो मैंने देखा है कोई कोई बोल रहे हैं इस तरह से, किसी किसी चैनल में, कि देखिए इसमें वर्ड लिमिट नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम रेस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करेंगे अपने आप पर, तो हम डिसिप्लिन वे में नहीं लिख पाएंगे। रेस्ट्रिक्शन प्लेस करने से आपको पता होता है मुझे इतना लिखना है। आपको टाइम की तो लिबर्टी नहीं मिली है ना, ओ मेरे पास तो बहुत टाइम है, इसमें तो वर्ड लिमिट दिया नहीं है, लिखते रहो, नहीं। आपको नहीं दिया है तो आपको वर्ड लिमिट सेट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू राइट इन अ डिसिप्लिन्ड वे। ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या, मैंने क्यों 300 वर्ड्स दिया है। ये 20 मार्क्स का एक आर्गुमेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स 20 मार्क्स का है, दोनों 20 मार्क्स के हैं। ऐसे का वर्ड लिमिट दिया है 300 वर्ड्स, तो लॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो फिर आर्गुमेंट का भी 300 वर्ड्स होगा, जैसे ऐसे का 300 वर्ड्स है। दोनों 20 मार्क्स कैरी करते हैं, इसीलिए 300 वर्ड्स में आपको पता है मुझे इतना ही लिखना है। वरना कितना भी लिखो, वर्ड लिमिट नहीं है तो फिर मुश्किल है। हो सकता है 100 वर्ड्स में लिखो, हो सकता है 500 वर्ड्स में लिखो, और फिर क्या आपके पास इतना टाइम है? अगर 100 वर्ड्स में लिखोगे तब आप पूरा क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। 500 वर्ड्स में, 400 वर्ड्स में लिखोगे तो आपका टाइम चला गया, बाकी क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। इसलिए नहीं दिया है वर्ड लिमिट, फिर भी 300 वर्ड्स में आप लिखोगे। 310, 320 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉट मेंशन इन इट्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में नहीं मेंशन है। अब हम प्रीवियस ईयर देखते हैं आर्गुमेंट क्वेश्चन का। तो आर्गुमेंट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ करंट बेस्ड नहीं होता है। ठीक है। इसमें आपका वैरायटी होती है, कहने का मतलब है जैसे 2000 करंट इशू का अगर हम देखें, तो 2018 में जो पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। ठीक है। तो ये जो आया था वो सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। सेकंड जो आर्गुमेंट क्वेश्चन आया था वो भी ऑन नोट बैन, तो ये करंट बेस्ड नहीं था। ठीक है। बट ब्लैक मनी इज अनडाउटेडली अ बर्निंग इशू, ये बर्निंग इशू पे था। 2014 में जो आया था प्री पोल अलायंसेस बेटर देन पोस्ट पोल, ये 2014 का लोकसभा इलेक्शन का था। ठीक है। फिर आर्गुमेंट क्वेश्चन 2020 में आया सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पेंडेमिक, ये तो आपका एकदम करंट था। 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट आया था।
तो ये पीएम मोदी ने जो स्पीच दिया था, जहां पे एक्चुअली ये जो था, फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जब हमारे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, तो उस भाषण में ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स, और इसी स्टेटमेंट को यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन बना दिया। यानी स्पीच में एक स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बन गया। ओके, तो ये भी पूरा का पूरा करंट है। जनरल इश्यू पे आता है, जैसे यूथ इन इंडिया गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉयड मोबाइल्स। ये अभी भी मतलब ये ऐसा है कि हमेशा से ही रहा है। बर्निंग इशू, बर्निंग इशू में यूजुअली एनवायरमेंट, एजुकेशन, विमेन, और अब जो बर्निंग इशू है स्टूडेंट्स, वो है सिक्योरिटी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखोगे सिक्योरिटी का, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। These topics are considered to be the most favorite ones of UPSC, and it frequently frames questions on these broad topics directly or indirectly. 2016 और 2013 में एजुकेशन और विमेन का पूछा गया था। 2021 में elections in states should be held simultaneously based on burning issue, simultaneous election। साइमल्टेनियस इलेक्शन तो अभी भी है, ये वाला इशू तो चल ही रहा है। रिजर्वेशन में ये इशू चल ही रहा है। दिस इशू ऑलवेज मेक्स हेडलाइन ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम इन इंडिया। कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो अगर आप देखोगे कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन इज एक्चुअली द मोस्ट फेमस कोट बाय माओ जेडंग। अब हिंदू एडिटोरियल पेज, जो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पेपर 2 के लिए। आप पूरा न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एडिटोरियल पेज। मैं खुद भी सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ती हूँ मैं पूरा, हालांकि मुझे एग्जाम देना नहीं है, मगर मुझे जब मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग एक मैगजीन पकड़ के रखो, जैसे विजन है, और आपका कोई और भी फेवरेट है, जैसे मुझे तो विजन अच्छा लगता है, रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत अच्छा है, तो एक मैगजीन ले लिए और एक हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको जैसे भी गूगल में अपडेट करना है अपने आप को, आपका नोट्स है, ये सब है, मगर ये दो चीज तो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपका काम बन जाएगा। अब हिंदू एडिटोरियल पेज में जो फ्राइडे का है, वो फ्राइडे का जो राइट साइड वाला पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो हेडलाइंस होते हैं, हिंदू एडिटोरियल का फ्राइडे का न्यूज़पेपर, आज फ्राइडे है, राइट, आज फ्राइडे है, तो मैं आज दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो फ्राइडे का जो न्यूज़पेपर होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फ्राइडे का जो एडिटोरियल पेज होता है, उसका जो राइट साइड होता है, और राइट साइड का एकदम टॉप वाला, उससे टॉप का जो हेडलाइन होता है ना, वो हेडलाइन ही यूपीएससी वाले उस हेडलाइन को ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि अ, अगर सपोज कोई आपका एडिटोरियल मिस हो जाता है, तो कम से कम फ्राइडे का ना हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, कभी एक ये भी प्रॉब्लम है मैम, समझ में नहीं आता क्या लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आता हेडलाइन को पढ़ो कम से कम। अगर पूरा भी नहीं समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, हेडलाइन को पढ़ लो। आज फ्राइडे ही है ना, क्या आज थर्सडे है? नो, इट्स फ्राइडे टुडे। हम्म, ठीक है, अब ये रहा फ्राइडे। इज इंडिया इन द ग्रिप ऑफ स्ट्रे डॉग क्राइसिस? तो ये हेडलाइन है। तो एक बार अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखा है, सोशल मीडिया इम्पैक्टिंग सोशल रिलेशनशिप, ये हिंदू का हेडलाइन ही था, एडिटोरियल कॉलम का फ्राइडे का हेडलाइन था, जो क्वेश्चन बन गया था ऐसे मैम क्वेश्चन। ये ओपिनियन पेज है क्या? हाँ करेक्ट, ये ओपिनियन पेज है, राइट। और फ्राइडे का जो ओपिनियन पेज है, इसमें हमेशा डिबेट होता है। अब आप देखिए, ये दोनों एडिटर्स है ना, ये डिबेट कर रहे हैं। ओके, तो अगर यूपीएससी को ये क्वेश्चन बनाना है, तो हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म में है, इसको आप एफर्मेटिव फॉर्म में करिए, इंडिया इज इन द ग्रिप ऑफ स्ट्रे डॉग क्राइसिस। ठीक है, अब एक न्यूज आया था ना कि एक एक कुत्ते ने एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से काटा।
ठीक है, शायद उसके लिए है, मुझे ध्यान नहीं है। फाइन। तो ऐसा देखने को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर नेवर नो, हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो फ्राइडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब जैसे क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है पूरा पढ़ने का, तो जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला पढ़ लेती हूँ, इंट्रोडक्शन, और ये जो कंक्लूजन है ये थोड़ा छोटा कंक्लूजन लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, और मुझे उससे पता चल जाता है ये भाई कहना क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद मैं फिर नहीं पढ़ती, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि इस पे मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, तो उसके बाद फिर मुझे गूगल में बहुत मिल जाएंगे। हिंदू का भी आ जाता है। ठीक है, नो स्लैंडर प्लीज, दे आर आर फ्रीडम फाइटर्स फर्स्ट। नहीं समझ में आ रहा है किसको किसको ना डिफेम किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं अगर नहीं है तो मैं यहाँ का पढ़ लूंगी, मैं यहाँ का पढ़ लूंगी, ये दो तीन पैराग्राफ क्लियर हो जाता है कि ये बंदा क्या कह रहा है। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओल्ड एंड न्यू पेंशन का है, राइटिंग अ रॉन्ग, देखिए कितना अच्छा से लिखा है, राइटिंग अ रॉन्ग। एनीवेज, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So the argument question 2020, political awareness among the social elite is inconsequential, has been taken from the Hindu Friday editorial page dated 17th January 2020। मतलब ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था, मैंने भी फ्राइडे का न्यूज़पेपर से ये सेम क्वेश्चन पूछा था, मगर मेरा पूछने का तरीका कैसा था, जो हेडलाइन दिया था ना, मैंने उस हेडलाइन को एज इट इज चिपका दिया था क्वेश्चन में। और वो हेडलाइन, इफ आई रिमेम्बर, सेलिब्रिटीज पे क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिब्रिटीज, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, तो मैंने उसको हेडलाइन को चिपका दिया था। हिंदू न्यूज़पेपर वालों ने थोड़ा सा चेंज लेकर आ गए हैं। सोशल हिंदू एडिटोरियल पेज के में था, फ्राइडे वाले में सोशल एलिट की जगह सेलिब्रिटीज था, और यूपीएससी वालों ने उसको सोशल एलिट कर दिया। ठीक है, फाइन, बस यही चेंज लेकर आए हैं। क्वेश्चन सेटर्स हैड सिंपली मॉडिफाइड द हेडलाइन ऑफ द एडिटोरियल कॉलम। वाओ ग्रेट, मैंने दिया भी है, हेडलाइन ये था, शुड सेलिब्रिटीज अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। ये फ्राइडे के हिंदू का एडिटोरियल पेज है, जिसमें हेडलाइन था, शुड सेलिब्रिटीज अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। मैंने ये सेम हेडलाइन को अपने आर्गुमेंट क्वेश्चन में चिपका दिया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, जो बुक है आपके पास राइटिंग सेक्शन की, तो इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया था, सेलिब्रिटी शुड अवॉइड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो अब हिंदू वालों ने क्या, यूपीएससी वालों ने क्या किया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म को पॉलिटिकल अवेयरनेस कर दिया, और सेलिब्रिटीज की जगह सोशल एलीट कर दिया, अवॉइड की जगह इनकॉन्सिक्वेंशियल कर दिया। बात एक ही है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई कि हिंदू एडिटोरियल पेज का, स्पेशली फ्राइडे का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन पेज, दैट इज राइट साइड। Definition: argument writing is a type of writing that presents argument both sides of an issue in a balanced way. Format: balanced way का मतलब ये है कि एक तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट: इंट्रोडक्शन पे लिखोगे फॉर 1 2 3, लिखोगे फिर अगेंस्ट, कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लाइन खींचोगे, है ना, एक ऐसे, इंट्रोडक्शन कैप्स में मत लिखना। अब लाइन खींचना चाहिए, आप स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करते हैं, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं, 2 लाइन खींचते हैं, कोई कोई ऐसे ऐसे लाइन खींचता है, पता नहीं अजीब अजीब तरह, कोई कोई ऐसे ऐसे लाइन खींचता है, ये सारा इमेच्योरिटी है। ठीक है, सीधा लाइन खींचो, और डबल लाइन मत खींचना ऐसे करके, और यू या ऐसे वेवी टाइप्स का जिगजैग भी लाइन मत बनाना। फाइन, वैसे ही फॉर है, अगेंस्ट है। फाइन, अच्छा। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो मेरे पास अभी भी, इनफैक्ट 5 6 दिन पहले भी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया
कि मैम आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं आर्गुमेंट में, मगर जरूरत तो नहीं है इंट्रोडक्शन लिखने की। बहुत सारे चैनल्स है जो बोलते हैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। इनफैक्ट उसने उस स्टूडेंट ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने इंट्रोडक्शन लिखा था, मगर किसी फैकल्टी ने उस इंट्रोडक्शन को पूरा का पूरा क्रॉस कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया कि इंट्रोडक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, डू नॉट राइट इंट्रोडक्शन। मगर स्टूडेंट आप खुद बताइए, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट शुरू करते हो, क्या उसका बैकग्राउंड नहीं दोगे? सीधे ही डिबेट शुरू हो जाएगा क्या? नहीं, आपको बैकग्राउंड देना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन दो नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट राइटिंग, बट बाय राइटिंग इट यू आर प्रोवाइडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स टू बी फॉलोड। अब क्या है, सिंस ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है मगर बहुत इंपॉर्टेंट, आप एकदम सीधे ही नहीं शुरू कर दोगे। फाइन, आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई ये डिबेट क्यों हुआ। ठीक है, अब जैसे आप लेंथ, जो इंट्रोडक्शन का लेंथ है उसको कम कर दो, 2 सेंटेंस में रखो या एक ही सेंटेंस में रखो। आप इंट्रोडक्शन में क्या दे सकते हो? बैकग्राउंड दे सकते हो, हिस्ट्री दे सकते हो, मीनिंग दे सकते हो। जैसे पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, उसका मैंने क्या बताया था कि ये माओ जेडोंग का कोट है, बस इतना बता दिया, खत्म। ठीक है, ये आर्गुमेंट क्यों शुरू हुआ, ये डिबेट क्यों शुरू हुआ, वो बता सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगी स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन भी, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। डू नॉट गिव कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द इश्यू अंडर डिस्कशन। कभी भी इंट्रोडक्शन में आप कॉज एंड इफेक्ट मत देना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम गिविंग योर ओपिनियन। इंट्रोडक्शन में आप अपना ओपिनियन भी मत देना। आप सिंपली आप ये बताना है कि भाई ये आर्गुमेंट क्यों शुरू हुआ, या उसका कुछ हिस्ट्री बता दो। अगर आपने कॉज एंड इफेक्ट दे दिया या आपने ओपिनियन दे दिया, तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में साइट्स लेना शुरू कर दोगे। यू स्टार्ट टेकिंग साइट्स इन द इंट्रोडक्शन, ऐसा होता है। इसलिए एकदम ऑब्जेक्टिव वे में इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, स्टूडेंट्स का ही मैं आंसर शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को पता चल जाए। ओके, जस्ट वेट, जहाँ पे साइट्स लिया है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, आई फाउंड। वैसे तो बहुत है मेरे पास, मगर अभी, अब जैसे ये एक स्टूडेंट का है, ठीक है, आर्गुमेंट का क्वेश्चन था, कोडिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज मैथ्स एंड ह्यूमैनिटी फॉर किड्स एट एन अर्ली एज। तो इसने देखो एक पहली गलती किया कि क्या है कि इंट्रो इंट्रो वर्ड देना चाहिए था ना, वो नहीं दिया है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आई मीन एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ ये देखो मेरा टाइम जो है वो, मतलब मेरे को जो एफर्ट्स लग रहा है समझने में, वो एफर्ट्स कम लगेगा एग्जामिनर का। अगर आप ऊपर ही लिख दोगे इंट्रोडक्शन तो उसको पता चल जाएगा हाँ ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ से इसने आर्गुमेंट नहीं शुरू किया है। ठीक है, अब कोडिंग इज अ बेसिक लिटरेसी इन द डिजिटल एज एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड कोड पार और मतलब क्या लिख दिया इसने, आर डिजिटल वर्ल्ड, इन द डिजिटल वर्ल्ड लिखना चाहिए था, मगर इसने प्रपोजिशन नहीं दिया। एनीवेज, यहां पर इसने साइट्स दिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर किड्स टू अंडरस्टैंड। तो फिर फॉर में क्या लिखोगे जब आप इंट्रो में ही साइट्स लेना शुरू कर दिए तो? गॉट माई पॉइंट? तो ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैं आपको और दिखा रही हूँ, और है मेरे पास। हम्म, इसका है, ये भी एक स्टूडेंट है, वी आर आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डिवाइस। इसने भी इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखा है। Human history shows that human tendency always goes to manage to unmanaged view, unmanaged vice versa. Sometimes doing good create destruction. अब यहाँ पे इसने साइट्स ले लिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स का अगर फॉल डाउन होता है, ह्यूमन बीइंग्स का अगर फेलियर होता है, तो वो
उनकी खुद के वजह से होता है। ये है क्वेश्चन, वी आर आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डिवाइस। तो अगर हम अब सक्सेस के लिए अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, तो फेलियर के लिए हम अपने आप को ब्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। तो इसमें लिखा है फेलियर के लिए वी आर आवर ओन आर्किटेक्ट। ठीक है, फेलियर के लिए डिवाइस का मतलब वैसे डेथ होता है, मगर अल्टीमेटली डेथ इन टेक्निकल टर्म हम नहीं बोल रहे हैं। एनीवेज, तो इसने बोला कि हम अच्छा करते हैं मगर फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये तो फिर साइड्स ले रहे हैं, राइट? तो फिर ये गलत हो जाता है। इंट्रोडक्शन में आपका आप साइड्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इंट्रोडक्शन को छोटा ही रखना स्टूडेंट्स। कंक्लूजन, अब स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मैम कंक्लूजन लिखना जरूरी है क्या? मैंने कहा भाई डिबेट शुरू कर दिया, उसको खत्म नहीं करोगे क्या? छोटा रखो कंक्लूजन, मगर देना जरूरी है। योर argumentative points will look incomplete in the absence of conclusion since it function as a closing thought to your argumentative points। ये क्लोजिंग थॉट होता है, बट एन ineffective or irrelevant conclusion will undermine all your argumentative points। an effective conclusion has the potential of resolving the argument। ठीक है, तो आपका ऐसा कंक्लूजन होना चाहिए जो आर्गुमेंट को रिजॉल्व कर दे। आप उसमें कोई सजेशन भी दे सकते हो, मगर जनरल कंक्लूजन मत देना जो कि ना कनेक्टेड ही नहीं है आर्गुमेंट क्वेश्चन से। ऐसा भी कंक्लूजन मुझे देखने को मिला है, वो मैं शेयर करूंगी। और कंक्लूजन 3 सेंटेंसेस से ज्यादा मत रखना, छोटा ही रखना। और हमेशा याद रखना जब भी आप अपना ओपिनियन देते हो ना, कहीं पे भी, चाहे ऐसे में दे रहे हो चाहे आर्गुमेंट पर, रिपोर्ट में तो दे ही नहीं सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप आपका जो ओपिनियन हो वो डेमोक्रेटिक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अ, उसमें कोई बायसनेस नहीं हो। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक शेयर करती हूँ। देखिए, ये है एक स्टूडेंट का, रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370 ushers in a new dawn in Jammu and Kashmir। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए बच्चे ने अच्छे से ही लिखा है इंट्रोडक्शन, सीधे से देखिए इसने बैकग्राउंड क्या दिया है, 370 का जो अबॉलिश किया गया था। ठीक है, क्वॉश किया गया था, ये वो उसने दे दिया, खत्म। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। अब उसके बाद कंक्लूजन, द गांधीयन वे ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस मस्ट बी क्रिएटेड टू सॉल्व द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इन कश्मीर। अरे भाई क्वेश्चन 370 पे है ना, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है क्वेश्चन से, सिर्फ एक कश्मीर है बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आई मीन कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इस तरह का डिसकनेक्टेड कंक्लूजन अगर आप लोग दोगे तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको मैम, ओके। अब उसके बाद ऐसा कंक्लूजन मुझे और भी मिलेगा वैसे तो। ठीक है, देखती हूँ। अब हम आ रहे हैं, हम्म, ठीक है, कंक्लूजन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर एंड अगेंस्ट में आ रहे हैं। Under fourth, you propose points that suggest why the question statement is true. Under against, you counter argue the question statement. Keep note of the following while writing for and against point। अब देखिए, for and against,
मैंने आप लोगों को फॉर्मेट में भी बताया फॉर एंड अगेंस्ट लिखने का। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें ऐसे लिखना चाहिए ना, फॉर की जगह वीडियो गेम्स, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, मतलब कि फॉर को फॉर नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ वीडियो गेम शार्पन द माइंड, या आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, राइट, ऐसे लिखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, मतलब कहने का है कि फॉर मत लिखो, ऐसे लिखो। आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट। अब आप लोग खुद सोचो कितना टाइम वेस्टेज है। आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, 7 वर्ड्स आपको लिखने हैं। आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, 4 वर्ड्स, इसका मतलब 11 वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है फॉर एंड अगेंस्ट। फेवर वर्ड ही नहीं दिया है इंस्ट्रक्शन में, मगर फिर भी आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें भाई, इतना बड़ा लिख के, जब इंस्ट्रक्शन में फॉर लिखा है, इंस्ट्रक्शन में अगेंस्ट लिखा, तो क्यों ना हम दोनों ही लिखें। तो फिर ये सब है ना, आप लोग अपना कॉमन सेंस भी यूज करना कि इतना लंबा लंबा मत लिखो, बेटर रहेगा। आ, और एक और चीज स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम क्या हम हेडिंग दे सकते हैं, जैसे फॉर लिखा है, फॉर में हम हेडिंग दे और फिर हम उसको एक्सप्लेन करें, तो ठीक है वो आप कर सकते हो। ठीक है, हेडिंग देकर और फिर आप एक्सप्लेन कर दो, वो चलेगा। मगर आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, ये सब मत लिखना। चलिए, बैकअप योर पॉइंट्स विथ रीजनिंग, एविडेंस, लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स। आप अगर स्टेटमेंट फॉर में आप लिख रहे हो कि कोई स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आपको क्या करना है, एविडेंस के साथ लिखोगे। मगर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हमेशा ही एविडेंस नहीं होता है, तो फिर आप ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम लिखो, है ना। तो नेक्स्ट है, जो आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स होता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। आप टॉपिक से डेविएट मत होना। तो डेविएशन होता है स्टूडेंट्स का, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कैसे डेविएशन होता है। ये एक स्टूडेंट है रोहित, उसका है, राइटिंग सुंदर है इसकी। मैरिज एज फॉर women इन इंडिया शुड बी इंक्रीज टू 21 years। ये जो मैरिज एज वाला क्वेश्चन है ना, आ, ये भी ना 2-3 हफ्ते पहले फ्राइडे एडिटोरियल में आया था। ठीक है, राइट साइड वाले में। तो अगेंस्ट में इसने लिखा है, various studies have found that age played a relatively smaller role in affecting the nutritional level of children than did wealth status or education. So increasing the legal age for women to beneficial will not prove too beneficial in raising in raising nutritional level of children. अब क्वेश्चन क्या है, वापस से देखते हैं। मैरिज एज फॉर women इन इंडिया शुड बी इंक्रीज टू 21 years, है ना, 21 साल तक बढ़ा देनी चाहिए। तो इसने लिखा है कि एज है ना वो बहुत कम रोल प्ले करता है, बहुत महत्वहीन रोल प्ले करता है न्यूट्रिशनल लेवल के जो चिल्ड्रन का न्यूट्रिशनल लेवल है उसको बढ़ाने में। ठीक है, जबकि वेल्थ और एजुकेशन ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, ये लिखा है उसने। तो ये टॉपिक से एक्चुअली ये डेविएट हो रहा है। ये क्यों डेविएट हो रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है, ये फॉर का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको काउंटर किया है उसने अगेंस्ट के फर्स्ट पॉइंट से। अब देखिए फॉर का ये पॉइंट क्या लिखा है इसने, अर्ली मैरिज डिनाइज गर्ल्स द राइट टू the highest attainable standard of sexual and reproductive health. These poor health standards result into high maternal mortality rate. That's why marriage age for women should be increased in order to attain good health standard. ठीक है, बच्चे का और माँ का दोनों का हेल्थ सही होने के लिए, इसीलिए हमें मैरिज एज को बढ़ा देना चाहिए। अब इसी को इसने काउंटर यहाँ पर किया है।
काउंटर किया और काउंटर करके बोला कि वेल्थ और एजुकेशन ज्यादा अच्छा रोल डिटरमाइन करता है। ये काउंटर करते करते ये क्वेश्चन से डेविएट हो गया है। यू हैव काउंटेड द फॉर फर्स्ट पॉइंट बट गॉट डेविएटेड फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस तरह से, वैसे तो और भी है जहाँ पे डेविएशन हुआ है, मैं शेयर करती हूँ, कम से कम आप लोग डेविएट मत हो। ये क्वेश्चन है, वी आर आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डिमाइज। ठीक है, अब अगेंस्ट में इसने लिखा है, मैंने लिखा है डेविएशन, द क्वेश्चन इज मैन इज आर्किटेक्ट। ओके, although industry makes bad effect on nature but it is essential for growth and development. Human lifestyle is progressing, so demand is also increasing and innovation is also demanding of multi-dimensional. That is the reason industrial improvement and prosperity is essential. Even to protect environment, industrial development is needed. पूरा का पूरा डेविएशन है, टोटल डेविएशन। अब ये डेविएशन क्यों हुआ? क्योंकि इसने भी क्या किया, अपने इस फर्स्ट पॉइंट को काउंटर करने के लिए अगेंस्ट अगेंस्ट में काउंटर करना चाहती थी फॉर के फर्स्ट पॉइंट को, इसलिए डेविएशन हुआ। देखिए, मैन का जो फेलियर होता है उसका उसी को ब्लेम करना चाहिए, उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू ग्रो मोर इंडस्ट्री फॉर मैनकाइंड एनवायरनमेंट ऑफन हैव टू बी सैक्रिफाइस, दिस सैक्रिफाइस मे कॉस्ट हैवी push to the crisis destruction of living beings. For example, utilizing forests may give resources, but eventually it causes increasing of global warming. Due to transportation by waterway, hydrosphere get affected negatively. तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो मैन की वजह से हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का जो बैड इम्पैक्ट है वो भी मैन को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए इसने यहाँ पर लिखा टोटली डेविएटेड। ठीक है, यहाँ पर भी डेविएशन ही हो रहा है, डेविएशन। यू आर नॉट काउंटरिंग द आर्गुमेंट क्वेश्चन, आर्गुमेंट क्वेश्चन को काउंटर नहीं कर रही है। ये क्या काउंटर करी, अपने फॉर के फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को काउंटर कर रही है, तो फिर इसको मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, ऐसे तो वैसे और भी है, आई जस्ट सी। बहुत है इस तरह से, विल शेयर लेटर। The content of argumentative point must be accurate. Distortion or falsification of fact is strongly disapproved. The content must be free from bias or prejudice. Do not let the examiner know your religion, caste, linguistic background from any of your argumentative points. ठीक है, ये तो पूरे आंसर स्क्रिप्ट में ही है स्टूडेंट्स। आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। तो एक स्टूडेंट था, उसमें आर्गुमेंट रिजर्वेशन पे था कि रिजर्वेशन के फेवर, रिजर्वेशन के अगेंस्ट लिखना था उसको। तो उसका पॉइंट देख कर ही पता चल गया था कि वो जनरल कैटेगरी का है। मैंने पूछा भी, तुम जनरल कैटेगरी के? बोला यस मैम। तो मैंने कहा पता चल रहा है मुझे। तो नहीं पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेवर कोट एनी पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स नेम। हमेशा से बोल रही हूँ, आर्गुमेंट राइटिंग हो, एसे हो, रिपोर्ट हो, मत लिखो पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी का नाम या लीडर का नाम। जहां पे अनअवॉइडेबल हो वहां पर लिखना होगा। Do not commit the errors of hasty or sweepy generalization that may weaken your argumentative points. ठीक है, तो क्वेश्चन था, हाँ, ये मैंने अपने बुक में भी आपको दिखाया हुआ है। एक स्टूडेंट ने लिखा था ऑल women आर ऑप्रेस्ड। ये तो पूरा जनरलाइज स्टेटमेंट है ना, सारी महिलाएं जो भी है वो सारी ऑप्रेस्ड होती है क्या? सबको सप्रेस किया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस तरह का स्वीपिंग जनरलाइजेशन आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप इतना बड़ा जनरलाइजेशन कर रहे हो कि सभी वेमेन को सप्रेस किया जाता है, फिर एविडेंस हो आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इफ यू assert दैट ऑल वेमेन, ओ, ये स्टूडेंट कई बने दिया। एनीवेज, अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज दैट कैन साउंड इरेशनल, नो द डिफरेंस। जैसे जो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं, जैसे एक स्टूडेंट था, वो किसान था। ठीक है,
वो फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता था, वो खुद भी खेती बाड़ी करता था और कैसे वैसे वो पैसे जमा करके वो पढ़ाई कर रहा था। तो एक क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर पे मेरे टेस्ट सीरीज में। तो सिंस वो किसान है, उसको पूरा ग्राउंड रियलिटी पता है। तो जब मैं उसका एसे पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो ऑटोबायोग्राफी है, पूरा इमोशंस के साथ उसने लिखा। तो ये काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि मैम कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? अ, मतलब 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। तो कोई कोई कहता है स्टूडेंट मुझे मैम मार्क्स कैसे मिलेंगे 2 पॉइंट से लिखेंगे तो? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को 310 इसी वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। तो जब आप लोग खुद से लिखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आप लोग 5 पॉइंट 7 पॉइंट्स देते हो तो आपका 300 वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, वो तब खत्म होगा जब सपोज आप लोग बोलते कि मैम 5 पॉइंट देंगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। तो 5 पॉइंट्स देने से या 4 पॉइंट्स देने से क्या डिसएडवांटेज है वो मैं बता दूं। पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि आप लोग जबरदस्ती, आप लोग को अरे यार मेरे को आ नहीं रहा है पॉइंट्स, क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? रिपीट कर दोगे जो पॉइंट्स आपने लिखा है पहले, उसी को रीफ्रेज करके सेकंड या थर्ड पॉइंट बना दोगे। ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं। तब मैं बोलती हूँ मर्ज करो। ठीक है, एक ही है, सिमिलर पॉइंट्स है। दूसरा क्या करोगे? दूसरा ये करोगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, टच एंड गो वाला सिस्टम रखोगे आप। क्योंकि अगर आप 5 पॉइंट्स दे रहे हो, 4 पॉइंट्स दे रहे हो, तो आपको वर्ड लिमिट में भी तो रहना है। वर्ड लिमिट में रहोगे तो आप जो पॉइंट्स दे रहे हो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अब देखो इसे 5 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है मैम, मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, फिर भी मैंने इसमें गुड अटेम्प्ट दिया है। रीजन, ये अगेंस्ट का थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो आप लोग, पहला तो यही डिसएडवांटेज है कि आप लोग मर्ज करने का कोशिश, सॉरी रिपीट करने का कोशिश करोगे पैराफ्रेजिंग करके। दूसरा डिसएडवांटेज है कि टच एंड गो वाला सिस्टम रखोगे। ठीक है, आप लोग जो पॉइंट दोगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे क्योंकि वर्ड लिमिट से आप आगे चले जाओगे। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत ओवर थिंकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट अलग से होगा। तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप राइटिंग सेक्शन की बुक देखोगे, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट क्वेश्चंस जो है उसमें यू विल फाइंड 2 पॉइंट्स। कहीं कहीं पे यू विल फाइंड 3 पॉइंट्स, मगर ज्यादातर 2 पॉइंट्स ही है। ठीक है, और वो अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया गया है उसको एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, कीप द नंबर ऑफ पॉइंट्स अंडर फॉर एंड अगेंस्ट इक्वल। अगर फॉर में 2 पॉइंट्स दे रहे हो तो अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट्स हो, और 3 पॉइंट्स अगर फॉर में है तो अगेंस्ट में भी 3 पॉइंट्स होगा। अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि मैम जरूरी है कि फॉर में जो हमने पॉइंट्स दिया है उसको अगेंस्ट में हम काउंटर करें? तो कर सकते हो, मगर करते करते डेविएट मत हो जाना। जैसे मैंने आप लोगों का रोहित का दिखाया था। ठीक है, मैं शेयर कर लेती हूँ रोहित का, मैंने भी काउंटर किया है, मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगी जो मैंने काउंटर किया है। अब ये रोहित का है। क्वेश्चन है मैरिज एज फॉर वुमेन इंडिया शुड बी इंक्रीज टू 21 ईयर्स। इस फॉर को काउंटर इसने अगेंस्ट में किया और काउंटर करते करते ही डेविएटेड। वैसे ही ये स्मृद्धा नाम की एक स्टूडेंट थी, उसने भी जो, हम्म, ये वी आर आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डिमाइस, ये फर्स्ट पॉइंट को काउंटर किया इसने अगेंस्ट में। यहाँ पर काउंटर करते करते डेविएशन हो गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम, तो इसीलिए ये मत सोचना कि मुझे काउंटर करना है, हर हालत में काउंटर करना है, नहीं ऐसा नहीं है। काउंटर अगर कर रहे हो ना तो फिर
You have to keep in mind that you should not get deviated. ठीक है? अब मैम, हम्म rather than countering, we can justify. देखो, काउंटर करना है तो सिर्फ क्वेश्चन को करो, और जब आप काउंटर कर रहे हो क्वेश्चन को तो आप जस्टिफाई तो करोगे ही, राइट? आप अपने फॉर को काउंटर मत करना अगेंस्ट में। अगर अपने फॉर को काउंटर करोगे अगेंस्ट में तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को, अगर आप लोग को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, ये राइटिंग सेक्शन की बुक्स का ही है। क्वेश्चन है, पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। तो मैंने यहाँ पे जो कोट, ये कोट किसने दिया था वो बता दिया, कौन से बुक में दिया था, मेरे लिए आसान था, मैंने तो गूगल सर्च करके लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने फॉर में लिखा, पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन का मतलब ये था, और मैंने इसका मतलब भी बताया है कि द पार्टी दैट इज रूलिंग द कंट्री शुड होल्ड द गन एंड नॉट द पीपल हु आर बीइंग रूल्ड। यानी जिसको रूल किया जा रहा है उसके पास गन नहीं होना चाहिए, जो रूलर है उसके पास गन होना चाहिए, इसका ये मतलब है, सिर्फ मतलब बताया मैंने। अब मैंने यहाँ पर लिखा, हिस्ट्री हैज मेनी इंस्टेंसेस दैट substantiate that war has the power of resolving contradictions and solving the problem. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान सरेंडर क्यों किया, जूलियस सीजर का एग्जाम्पल दिया कि सोर्स से ही वो डिक्टेटर बना। ठीक है, और फिर अब ये फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा वॉर है ना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, अब मैं अगेंस्ट में जा रही हूँ। The two world wars have enough proof that weapons bring only destruction of human and material resources. Also, militants are trying to overpower the world by weapons. The objective of arm is to kill and exhibit power, not to protect. Kashmir issue can only be sorted out by dialogue and discussion, not by guns. Guns have only driven the Kashmiris away from their homeland. तो यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ ना कि जो आर्म्स है यानी गन का क्या काम है, पावर को एग्जिबिट करना, प्रोटेक्ट नहीं करना। और रूलर का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना ना, पावर को एग्जिबिट नहीं करना। ऑब्वियसली पावर को एग्जिबिट करके ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, यहाँ से मैं काउंटर कर पा रही हूँ इसको। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर एवरी नेशन हैज द राइट टू मेंटेन इट्स सोवरेनिटी, इट कैन नॉट बी डन विदाउट आर्म्स। देखिए, मैंने यहाँ पर मीनिंग जो दी है ना कि रूलर के पास गन होना चाहिए, न कि सिटीजन्स के पास, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेशन के पास अपनी सोवरेनिटी है और वो आर्म्स के बगैर मेंटेन नहीं हो सकती है। तो 17 कंट्रीज इंडिया, एक जो ट्रिटी साइन होना था न्यूक्लियर वेपन पे वो नहीं किया था। ठीक है, अभी न्यूक्लियर वॉर पे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। So there are 15 countries without official army and still they are sovereign. These countries have faith in themselves rather than in gun. तो ये मैं काउंटर भी कर रही हूँ, साथ में क्वेश्चन को भी काउंटर कर रही हूँ, और फॉर के सेकंड पॉइंट को भी काउंटर कर रही हूँ। तो ओके, अच्छा, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें, कुछ और पॉइंट्स बाकी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट गिव एनी सजेशन इन आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना आप लोगों को सजेशन नहीं देना है स्टूडेंट्स, और सजेशन दोगे तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं एक बार किसी ने दिया हुआ है सजेशन, और हाँ मुझे मिल गया, मैं शेयर करती हूँ। ये अजय एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मगर मेरे पास उसका एक ही आंसर स्क्रिप्ट आया। यू कैन जस्ट सी, 50 आया था। यू डिजर्व 70+। योर राइटिंग इज नॉट दैट गुड, योर कंटेंट डजंट हिट द क्वेश्चन, यू डोंट पुट फुल। फिर भी देखो उसको 50 आए हैं, और मैं वेट कर रही थी कि वो एक और टेस्ट पेपर ले ताकि मैं उसका इवेलुएट करूं, और ये इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, मगर उसने दिया ही नहीं मुझे। आई एम नॉट इन टच विथ हिम, मुझे पता नहीं अभी वो कहाँ पर है। पर इतना गलत होने के बाद भी ही मैनेज टू गेट 50, इतना मतलब। एनीवेज, हम्म, चलिए।
अब देखिए, यहाँ पर इसने साइट्स लिया इंट्रोडक्शन में, वी आर आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डिमाइस, ह्यूमन माइंड इज, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसको। हम्म Human mind is developed in a way that it can help him to excel in his life or it can destroy this तो यहाँ पर इसने इंट्रोडक्शन में ही क्वेश्चन के साइड में, आई मीन क्वेश्चन के फेवर में इसने बात कर ली इंट्रोडक्शन में, कि ह्यूमन माइंड इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो अपने लाइफ में एक्सेल भी कर सकता है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है वो कैसा सोचता है, तो इसने तो फेवर कर दिया। तो क्या फायदा, फॉर और अगेंस्ट लिखने का क्या फायदा जब उसने साइड सी ले ली है तो। हाँ, अब इसने लिखा अगेंस्ट में, इफ वी थिंक ऑफ पॉजिटिव देन पॉजिटिव थिंग्स हैपन इन लाइफ, इन ऑर्डर टू डू दिस वी हैव सोचिए इस तरह से ना, अगर आप लोग प्रिंस का, अगर प्रिंस है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मतलब जब मैं प्रिंस का आंसर्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं इस तरह से एनलार्ज करके पढ़ती हूँ, समझ ही नहीं आता एग्जामिनर कैसे एनलार्ज करेगा। इमेजिन, वी हैव समथिंग नेगेटिव थिंग्स आउट ऑफ बॉडी by practicing meditation and yoga। तो मैंने लिखा है हियर यू हैव टू टॉक दैट मैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डिमाइस। और यहाँ पर मगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सजेशन दे रहे हो कि हाँ, मान रहा हूँ कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डिमाइस, तो अगर वो चाहता है कि ऐसा ना हो तो उसको योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, तो सजेशन की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए सजेशन नहीं देना है स्टूडेंट्स। अब इसका जो कंक्लूजन है वो डिसकनेक्टेड फ्रॉम द आर्गुमेंट क्वेश्चन, as humans have progressed a more with the help of technology and its thinking ability, this should not become a threat to future generation, be it climate change, artificial intelligence। क्वेश्चन से पूरा का पूरा डिसकनेक्टेड है ये कंक्लूजन। तो कैसे मार्क्स मिलेंगे, तो इसको 1 मिले हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट को 0 दे दो तो स्टूडेंट्स तो फिर टूट पड़ते हैं मेरे पे, अरे मैम ऐसे कैसे दे दिया आपने, आपने ढंग से पढ़ा है क्या, यूं करके बोल देते हैं भाई, पढ़ के ही दिया है, ऐसे कैसे दे दूंगी। एनीवेज, तो मुझे तो डर लगता है बच्चों को कम मार्क्स देने में, मतलब मैं 0 मार्क्स जब सोचती हूँ ना इसको दूं, तो फिर सोचती हूँ कि पता नहीं क्या। एनीवेज, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर आर्गुमेंट राइटिंग, keep your sentences and usage of words simple and plain, do not use any quotation or idioms or jargon that consume lots of words। अभी क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, एक किसी चैनल का एसे था, इंटरनेशनल रिलेशन पे, इंडो चाइना रिलेशन पे। तो मैंने खैर पूरा ऐसे नहीं पढ़ा, मगर जो इंट्रोडक्शन में जो कोटेशन था ना वो बहुत लंबा था, वो बहुत सारे वर्ड्स कंज्यूम कर रहा था। तो आप खुद सोचिए ना, अगर लंबा इंट्रोडक्शन, लंबा कोटेशन रहेगा तो आपके पास बाकी वक्त नहीं रहेगा ऐसे लिखने का, ठीक है। तो कोटेशन हमेशा छोटा रखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप जो आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स है उसमें कोटेशन नहीं दे सकते, दे सकते हो कोटेशन, मैंने दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने दिया है कोटेशन, अपने पॉइंट्स को प्रूफ कर, सॉरी अपने क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए मुझे कोटेशन देना पड़ा, आप लोग देखना, मुझे अब ध्यान नहीं है वो क्वेश्चन। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, हमेशा से बोलती हूँ, लॉन्ग सेंटेंस मीनिंग वेग हो जाती है, फॉर्मल टोन रखना है, ये सब यूज मत करो, स्टूडेंट्स अभी भी यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अंडरलाइन मत करना, चाहे वो एस्से हो या आर्गुमेंट हो। द आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो, मगर बहुत सारा अंडरलाइन मत करना, पेंसिल यूज करोगे अंडरलाइन करने में तो मैसे नहीं लगेगा। आई एन यू यूज नहीं करना है अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में, आई का मतलब आप आंसर में कैसे आ सकते हो, यू का मतलब तुम यानी एग्जामिनर कैसे आ सकता है, तो वी रख सकते हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपका ओपिनियन पूछा जाता है तो फिर आप दोगे इन माय ओपिनियन करके। ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम रखना है। एक स्टूडेंट है, पुराना स्टूडेंट है मेरा, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरा ग्रामेटिकल एरर बहुत हो रहा है, तो
मैंने बोला कि भाई अपना ऐसे एक बार दिखाना किस तरह का ग्रामेटिकल एरर हो रहा है। ग्रामेटिकल एरर कई तरीके के होते हैं, ठीक है। सपोज मैं बोलती हूँ लुक ऑन द स्क्रीन, ये भी एक ग्रामेटिकल एरर है, मगर आपको मेरी बात तो समझ में आ गई ना कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, स्क्रीन पे देखो, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर होने के बावजूद भी द मीनिंग इज क्लियर, लुक एट द स्क्रीन, ये सही है। तो हम हिंदी भी अच्छी नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ग्रामेटिकल एरर एरर हो रहा है मगर मीनिंग क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। फोकस ऑन कंटेंट। और हाँ, वो स्टूडेंट मुझे बोलता है मैम कंटेंट से ज्यादा ग्रामर इंपॉर्टेंट है। नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, फिर आपको आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ग्रामेटिकल एरर तो एकदम लास्ट यार्डस्टिक है जिससे एग्जामिनर आपका आंसर को मेजर करता है। फुल स्टॉप, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स नहीं लगाते हैं। वर्ड लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, तो मैंने आप लोगों को ये जो लिखा है वो मैंने पहले ही आप लोगों को लॉजिक बता दिया है, ठीक है। अब हम्म, मैं देख लेती हूँ कुछ और मुझे स्टूडेंट्स का आंसर स्क्रिप्ट शेयर करना है क्या, वो मैं शेयर करके फिर ये चीज मैंने बता दी है। एक आंसर स्क्रिप्ट में शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम टू रिकॉग्नाइज राइट टू वर्क इन इंडिया, ठीक है। तब देखो, इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, फोटो भी ढंग से नहीं खींचते बच्चे, थोड़ा सा भी दया भावना नहीं है कि भाई मैडम कैसे पढ़ेंगी। एनीवेज, इंट्रोडक्शन देखो, डबल लाइन, क्या जरूरत है भाई डबल लाइन का? व्हाई डबल लाइन? डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम बाय डूइंग सस्पेंस। अच्छा, इट इज हाई टाइम टू रिकॉग्नाइज राइट टू वर्क इन इंडिया। अब इसने क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में? rapidly changing structure of world and economic structure demand law and law and regulation which can fulfill modern needs। ये एक भूमिका ऐसे में बांध दी है ना, रिपोर्ट में ना आर्गुमेंट में, ऐसी भूमिका बांधने की आपको जरूरत नहीं है। आप सीधे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन, ये डिबेट क्यों हुआ उसका मतलब बता दो, उसका बैकग्राउंड बता दो, खत्म। अब देखो, राइट टू वर्क is defined as the legal framework for employee and employer in Indian authority। बस यही यही चीज जरूरत थी, ये सब लिख के टाइम वेस्ट करना, ठीक है। और क्या बताना है इसमें, ठीक है। अब देखो, मैरिज एज फॉर वुमेन इन इंडिया शुड बी इंक्रीज टू 21 ईयर, ये हर चीज में भूमिका बांधता है। मैरिज इज द की प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, क्या जरूरत है? और वैसे भी ये की प्रिंसिपल नहीं है, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये सब भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट मेक्स सम लीगल फ्रेमवर्क व्हिच कीप्स द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ मैरिज एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजंस। तो आप सीधे ही बोलिए ये आर्गुमेंट क्यों हुआ है, सीधे यहाँ पर आइए इंट्रोडक्शन में, ये सब भूमिका नहीं बांधो। अब देखिए, मैंने मर्ज लिखा है, इसका साफ मतलब है ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रूमिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। हायर एजुकेशन, यहाँ पर भी एजुकेशन, सेम पॉइंट है, ऐसे बच्चे रिपीट करते हैं। चलिए, ये वाला मैंने शेयर कर दिया है, और देखती हूँ और कुछ रह गया है तो। अजय का तो शेयर कर लिया था मैंने, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है? एक मिनट मैं देख लेती हूँ, और मैं कुछ और मिस तो नहीं किया है मैंने।
नहीं, मैंने कुछ नहीं मिस किया। ठीक है। एनीवेज, अच्छा आप मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? यस यस सर। मैम। थैंक गुडनेस। मुझे बताइए, सब कुछ आप लोगों ने अब कब डिस्कनेक्ट हुए? आप लोग हुए थे थोड़े टाइम के लिए। नो मैम। अच्छा, हुए ही नहीं थे डिस्कनेक्ट। अच्छा, मेरा जूम गायब हो चुका था स्क्रीन से। एनीवेज, अब मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन है आर्गुमेंट से रिलेटेड? मैम वो रोहित का आर्ग्यूमेंट था, उसमें उसने फॉर में सिंपल पॉइंट्स में लिखा था, काफी शॉर्ट पॉइंट्स थे, और अगेंस्ट में लॉन्ग पॉइंट्स लिखे थे। तो यानी हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं क्या मैम? देखो, एक चीज ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल होना चाहिए, मगर लेंथ ऑफ द पॉइंट्स मैटर नहीं करता है। कभी कभी हम क्वेश्चन को 2 लाइन में भी जस्टिफाई कर पाते हैं, और कभी कभी जस्टिफाई करने के लिए हमें 5 to 6 लाइन्स चाहिए होता है। ठीक है। जैसे आप लोग मेरी बुक में भी देख सकते हो, मुझे ढूंढना पड़ेगा, कभी मैंने ऐसे लेंथ नहीं देखा है। देखो, अब जैसे है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, 2019 का क्वेश्चन है। फॉर एक 2 सेंटेंस में मैंने ये जस्टिफाई कर दिया। बुक्स आर इंट इको फ्रेंडली, बुक्स वेस्ट अ लॉट ऑफ पेपर्स, while टेक्नोलॉजी इज इको फ्रेंडली एंड डज नो हार्म। एक लाइन में हो गया। ठीक है। मगर अगर आप अगेंस्ट में देखोगे तो दोनों पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े हैं। मगर लास्ट वाला है, इंफॉर्मेशन इनसाइड अ बुक डजंट गेट करप्टेड, एक्सीडेंटली डिलीटेड और अफेक्टेड बाय पास शॉर्टेजेस। जस्टिफाई कर दे एक ही लाइन में। तो डिपेंड करता है ना, आप मतलब कि वो क्वेश्चन कितना लाइंस लेता है जस्टिफाई होने के लिए, काउंटर होने के लिए, या फेवर में बताने के लिए। ठीक है। डेविएशन नहीं होना चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में साइड्स नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए, मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन मत पूछना आर्गुमेंट का। ठीक है। मैम मेरा एक डाउट है। चलिए, पूछिए। मैम मेरा डाउट है रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मैम हमको इसको लिखना चाहिए कि जैसे। अच्छा, मुझे बताइए राहुल, आप कब आए हो? अभी आए हो क्या, कि पहले से थे इस क्लास में? आप पहले से थे कि अभी आए हो? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ये स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। राहुल, देखिए। यस मैम आ रही है। हाँ, तो राहुल, अभी इंटरनेट बहुत अनस्टेबल हो रहा है वापस से। देखिए, आप क्लास में अब लगता है अभी आए हो। मैंने बोला है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो। ठीक है। देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डायरेक्टली डिबेट नहीं शुरू कर सकते, आपको पहले डिबेट। मैम
इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो देना है, लाइक हमको हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन एंड बिल्कुल। कंक्लूजन तो लाइक दैट। यस यस, INTRO यही बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। यस मैम। हाँ बिल्कुल दो और उसको अंडरलाइन करो। लेकिन मैम अच्छा हम लगता लाइक है। रिपोर्ट में एंड लाइक ऐसे में तो लाइक दैट हम हैज ऐसे लिखते नहीं है दैट हैज इंट्रोडक्शन। हाँ, दैट हैज गॉट डिफरेंट फॉर्मेट ना। आर्गुमेंट में देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आर्गुमेंट में ना आप बाकी देखोगे किसी और फैकल्टी का, ठीक है, तो बहुत जो बताते हैं वो मैं बता दूं, अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं। जैसे एक फॉर्मेट ये बताते हैं, ठीक है, वो ये फॉर्मेट भी सही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फॉर लिख देंगे, ये फॉर, ये अगेंस्ट लिख देंगे, और यहाँ पे वन, और यहाँ पे वन। ये भी सही है फॉर्मेट। मगर बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत कंजस्टेड लगता है, मजा नहीं आता, मन नहीं करता पढ़ने का। ये वाला फॉर्मेट बताते हैं आर्गुमेंट का। ठीक है, एक फॉर्मेट मैंने देखा है, वो है कि पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज करना। ठीक है, जैसे फॉर लिखा, फॉर के बारे में आप दो तीन पैरा लिख दो, नॉट पॉइंट वाइज, पैरा वाइज। फिर आर्गुमेंट फिर, मैम वॉइस लैग। हाँ इंटरनेट अनस्टेबल है। आ रही है आवाज स्टूडेंट्स? यस मैम आ रही अब है, आ रही है मैम। देखिए, आर्गुमेंट का फॉर्मेट अलग अलग होता है। ये वाला जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फॉर्मेट होता है, एक दूसरा पैरावाइज फॉर्मेट होता है, एक तीसरा पॉइंट वाइज फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब पॉइंट वाइज फॉर्मेट में भी आपको बहुत वैरायटी मिलेगी। कोई बोलते इंट्रो बिल्कुल हटा देना है, INTRO भी हटा दो, उसका पैरा भी हटा दो, कंक्लूजन CAON CLO को भी हटा दो, उसका पैरा भी हटा दो। और जो फॉर्मेट मैं बता रही हूँ उसमें INTRO भी होता है, उसका पैरा होता है, कंक्लूजन भी होता है। ठीक है, तो मुझे ये वाला फॉर्मेट ज्यादा बेटर लगता है जो मैंने आप लोगों को बताया है। और अच्छा है, आप लोग फॉलो करो, ट्रस्ट में फॉलो करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छा ही है ये वाला फॉर्मेट। इसके अलावा और कोई डाउट? मैम वो कल के ऐसे में मैंने कॉमा के बाद कैपिटल लेटर नहीं यूज किया था, तो आपने लेटर यानी डिनोट कर। वो वर्ड कौन सा मुझे बताइए हिमांशु, कॉमा के बाद जो आपने वर्ड लिखा है वो वर्ड कौन सा था? जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ फुल स्टॉप के बाद ही कैपिटल लेटर हो। कॉमा के बाद अगर इंडिया टाइप का कोई वर्ड हो, नेमिंग वर्ड हो, तो वो भी कैपिटल लेटर में जाता है। ठीक है हिमांशु?